नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नया सवेरा के खास एडिशन लेकर। मैं हूं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी संध्या और अगले 1 घंटे में हम आप तक पहुंचाएंगे दिन भर की खास और अहम खबरें, जिसमें टेक टॉक भी होगी, बिजनेस से जुड़ी हुई खबरें भी होंगी, साथ ही एंटरटेनमेंट जगत की खबरें भी होंगी और स्पोर्ट्स जगत की तमाम खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे। क्यों संध्या? बिल्कुल कृतिका, और अपने दर्शकों को हम आज ये भी बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन से 2 राज्यों का आज दौरा करने वाले हैं और ये दौरा क्यों अहम हो जाता है कनेक्टिविटी के लिहाज से भी, और बाकी अगर अन्य महत्वपूर्ण बातों की बात करें तो उसके लिहाज से क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का दौरा बहुत ही अहम है। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे आपकी सेहत किस तरह से स्वस्थ रह सकती है, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे खेल जगत में क्या कुछ है हिट और कैसे रहेगी आपकी सेहत फिट। तो आइए नया सवेरा की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर। पश्चिम बंगाल में 2 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट और गुवाहाटी एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन का करेंगे उद्घाटन। भोपाल को आज मिलेगी मेट्रो रेल की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी का होगा वर्चुअल संदेश। सुभाष नगर से एम्स तक 7.4 किलोमीटर लंबे रूट पर कल से यात्रा कर सकेंगे आम नागरिक। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची ईडी। चार्जशीट पर संज्ञान लेने से मना करने वाले निचली अदालत के आदेश को चुनौती। सीरिया में अपने सैनिकों पर हमले से बौखलाया अमेरिका। आईएसआईएस के 70 से ज्यादा ठिकानों पर ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक, भारी नुकसान की खबर। और खेल की खबरों में मुंबई में आज बीसीसीआई चयन समिति की बैठक। T20 वर्ल्ड कप के लिए होगा टीम इंडिया का ऐलान। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए भी चुनी जाएगी टीम। तो शुरुआत कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी हुई खबर के साथ। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल और असम के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों राज्यों के दौरे पर रहेंगे। पीएम का ये दौरा इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल संध्या, काफी महत्वपूर्ण ये दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। दरअसल पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो आज 2 बड़े नेशनल हाईवे से जुड़े हुए प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहे हैं, जिसके बाद कोलकाता और पश्चिम बंगाल के जो अन्य पड़ोसी जिले हैं उसके साथ साथ पड़ोसी देशों के साथ भी कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा। तो वहीं अगर बात असम की करें तो असम में प्रधानमंत्री लगभग 15,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे और इन दोनों ही राज्यों में प्रधानमंत्री की जनसभा भी होगी। इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 और 21 दिसंबर को पश्चिम बंगाल और असम का दौरा करेंगे। पीएम दोनों राज्यों को बड़ी विकास परियोजनाओं का उपहार देंगे। पश्चिम बंगाल में 3,200 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इनमें नादिया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के बाराजागुली कृष्णनगर मार्ग पर 66.7 किलोमीटर लंबे 4 लेन का उद्घाटन और उत्तर 24 परगना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के बाराजागुली मार्ग पर 17.6 किलोमीटर लंबे 4 लेन का शिलान्यास शामिल है। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक प्रगति के नए द्वार खुलेंगे। कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच बेहतर संपर्क, यात्रा समय में कमी और क्षेत्र में पर्यटन विकास को भी इससे बहुत मदद मिलेगी। यशस्वी प्रधानमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं, इसलिए हम सबको बहुत खुश हो रहा है, क्योंकि ऐसे प्रधानमंत्री हमारा पहले कभी ना आया यहाँ पे। देश की उन्नयन कर रहे हैं और देश की अच्छी काम कर रहे हैं, इसलिए हमें नरेंद्र मोदी की बहुत ज़रूरी है। नरेंद्र मोदी की सरकार आना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है।
नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं तो ये तो बहुत उत्साह की बात हुआ, बहुत अनुप्रेरणा की बात हुआ। नरेंद्र मोदी जी तो आइडल है। डबल इंजन की सरकार चाहिए। सेंट्रल में भी जैसे है, सेंट्रल रूलिंग पार्टी इज बीजेपी एंड स्टेट रूलिंग पार्टी आल्सो वी आर लुकिंग टुवर्ड्स बीजेपी ओनली। पीएम गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का शुभारंभ करेंगे। ये विस्तारित नवनिर्मित एकीकृत टर्मिनल भवन लगभग 1.4 लाख वर्ग मीटर में फैला है। इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1.3 करोड़ यात्रियों की है। ये भवन असम की जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित है। कनेक्टिविटी जितना बढ़ेगा, रोजगार इतना बढ़ेगा, डेवलपमेंट उतना ज्यादा होगा। और सबसे अच्छा हम लोग का ये फील हो रहा है कि हालांकि पिछले टाइम में हम लोग देखे कोई भी प्रधानमंत्री हम लोग का ये जो नॉर्थ ईस्ट सेक्टर को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, बट हम लोग का प्रधानमंत्री मोदी जी हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में इतने बार पढ़ाए हैं, इतना सारा नॉर्थ ईस्ट को दे रहे हैं, तो ये बात को लेकर हमको बहुत खुशी है। ये गुवाहाटी हम लोग का नॉर्थ ईस्ट इंडिया का गेटवे है, गेटवे एंड नॉट ओनली नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अप टू दिस साउथ ईस्ट एशिया, इट इज ए गेटवे टू द साउथ ईस्ट एशिया। सो ये होने से हम लोग का कनेक्टिविटी बढ़ेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो ये जो हम लोग को नरेंद्र मोदी जी दे रहा है, ये जो उद्घाटन करने के लिए सर आ रहे हैं, इसके लिए हम लोग बहुत उसके ऊपर सर के ऊपर आभारी है। असम की कनेक्टिविटी, आर्थिक विस्तार और वैश्विक जुड़ाव में ये परियोजना मील का पत्थर है। गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर का जो गेटवे है गुवाहाटी, यहाँ से जहाँ एक तरफ पूर्वोत्तर के टूरिज्म में बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आम आदमी को रोजगार और इसके अलावा जो कनेक्टिविटी है, वो कनेक्टिविटी भी पहले से काफी अधिक हो जाएगी। कैमरामैन मानव के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज, गुवाहाटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम दौरे से पहले अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर गुवाहाटी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन की कुछ तस्वीरें साझा की है, जो असम की कनेक्टिविटी, आर्थिक विस्तार और वैश्विक जुड़ाव में एक बड़ा बदलाव लाने का कदम होगा। जी हाँ, आपको बता दें कि लगभग 1.4 लाख वर्ग मीटर में विस्तारित नवनिर्मित एकीकृत नया टर्मिनल भवन रनवे, एयरफील्ड सिस्टम, एप्रन और टैक्सीवे में किए गए बड़े उन्नयन के समर्थन से प्रतिवर्ष 1.3 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता के साथ इसे तैयार किया गया है। भारत का पहला प्रकृति विषय से जुड़ा ये हवाई अड्डा टर्मिनल असम की जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित है, जिसका विषय बांस के उद्यान है। टर्मिनल में पूर्वोत्तर से प्राप्त लगभग 140 मीट्रिक टन बांस का अभूतपूर्व उपयोग किया गया, जो कांजीरंगा से प्रेरित हरे भरे परिदृश्य, जापी आकृतियां, प्रतिष्ठित गेंडे का प्रतीक और कोपो फूल को प्रतिबिंबित करने वाले 57 बाग विषय वाले स्तंभों से पूरित है। एक अनूठा आकाश वन, जिसमें लगभग 1 लाख स्थानीय प्रजातियों के पौधे होंगे और ये यहाँ आने वाले यात्रियों को वन जैसा अनुभव प्रदान करता है। और इसी पर ताज़ा अपडेट के लिए सीधा रुक करते हैं। इस वक्त हमारे साथ दो सहयोगी वेस्ट बंगाल से निशांत राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही असम से अंकित मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले निशांत, आपके पास में आना चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का जो ये खास दौरा है, ये अपने आप में बेहद ही खास है, क्योंकि चुनाव भी है, लेकिन इसके साथ ही कई सारी सौगात भी आज वेस्ट बंगाल को मिलने जा रही है। निशांत, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है, इसको केवल चुनाव से जोड़कर देखा जाए तो उचित नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से 2024 से पहले और 2024 के बाद पश्चिम बंगाल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ है, चाहे रोड की बात की जाए या रेलवे की बात की जाए या फिर औद्योगिक इकाइयों की बात की जाए या गैस पाइपलाइन की बात की जाए, पश्चिम बंगाल को अग्रणी राज्य बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से लगातार प्रयास जारी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पश्चिम बंगाल को लगभग 3200 करोड़ से ज़्यादा हाईवे का जो है सौगातें देने जा रहे हैं, जिसमें कुछ उद्घाटन है, कुछ शिलान्यास है और पश्चिम बंगाल की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अगर 2024 से लेकर अब तक की बात की जाए, लोकसभा चुनाव के बाद से प्रधानमंत्री ने लगभग 4 दौरे किए और 30,000 करोड़ से ज्यादा की सौगातें पश्चिम बंगाल को दी हैं और केंद्र सरकार लगातार पश्चिम बंगाल में जो विकास है उसको लेकर आगे बढ़ रही है। आपने चुनाव का जिक्र किया है, तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी जो तमाम राज्यों में एक ही एजेंडे के साथ चुनाव में
जाती है, जिसका मकसद होता है विकास की राजनीति। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज पश्चिम बंगाल आएंगे तो हम कह सकते हैं कि विकास बनाम अवरोध की राजनीति देखने को मिलेगी। जिस तरीके से केंद्र सरकार लगातार पश्चिम बंगाल के विकास के लिए तमाम योजनाएं चला रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा धरातल पर लागू नहीं किया जा रहा है, उनको लेकर प्रधानमंत्री आज इस मंच से उनका जिक्र कर सकते हैं, वो बातें बता सकते हैं। लेकिन जो केंद्र सरकार के हाथ में है उन विकास योजनाओं को बेहद तेजी से किया जा रहा है, जिसका उदाहरण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाईवे के रूप में पश्चिम बंगाल की जनता के सामने रखेंगे। और पश्चिम बंगाल में जो नेशनल हाईवे का काम हुआ है, जो रेलवे की डबलिंग लाइन का काम हुआ है, जो मेट्रो का काम हुआ है, वो अपने आप में, और जो गैस पाइपलाइन बिछाई गई है, वो दिखलाता है कि केंद्र सरकार कितनी मजबूती के साथ पश्चिम बंगाल के विकास के लिए आगे आकर अब मेहनत कर रही है। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार अपनी विकास योजनाओं से उनको जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल निशांत, तस्वीरों में हम देख भी रहे हैं कि मंच सज रहा है, तैयारियां हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर किस तरह से वहां पर उत्साह भी हो रहा है। पश्चिम बंगाल की जनता निश्चित तौर पर उत्साहित होगी क्योंकि प्रधानमंत्री कई सारी सौगात लेकर के पहुंचने वाले हैं। रुक करते हैं गुवाहाटी का भी, जहां पर से हमारे संवाददाता अंकित मिश्रा हमारे साथ जुड़े। अंकित, असम की अगर हम बात करें तो जहाँ का मुगा सिल्क बहुत ही मशहूर है, यहाँ पर संस्कृति भी है, और अगर यहाँ पर हम चाय की बात करें तो सुबह सुबह वो करना भी लाजमी होता है। लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब असम का रुख करेंगे तो वहां किस तरह से एक विस्तार होता हुआ नजर आएगा। अभी आपकी रिपोर्ट भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई और बताया कि किस तरह से जो एयरपोर्ट का विस्तार होना है, वहां पहुंचते ही जो भी वहां यात्री पहुंचेगा तो पूरे पूर्वोत्तर का को वहां पर महसूस कर पाएगा। देखिए, साफ तौर पर क्योंकि 15,600 करोड़ के आसपास लगभग असम के इस 2 दिवसीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। यानी मेरे पीछे जो आप ये इस इमारत देख पा रहे हैं, ये एयरपोर्ट का विस्तार है, जिसकी अगर बात करें तो तकरीबन 1.4 लाख वर्ग मीटर में इसका विस्तार किया गया है। हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस है और जैसा कि भारत में पहला ऐसा ये अपने आप में एयरपोर्ट होने जा रहा है जिसकी जो बनावट है वो उसकी उस प्रदेश की लोकप्रियता या यूँ कहें संस्कृति को आधारित रखा गया है। इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो बाकी एयरपोर्ट से अलग इसको बना देती हैं। न केवल इतना ही, बल्कि इस एयरपोर्ट की खासियत ये भी है कि यह बताया जा रहा है कि तकरीबन लगभग 1.3 लाख यात्रियों को सालाना यानी प्रति वर्ष यहाँ पर उनको सहेजने के लिए यूँ कहें कि आवागमन की व्यवस्था यहाँ पर की गई। यानी इतनी बड़ी संख्या में ये व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। और इतना ही नहीं है, अंदर अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ जरा एक बार तस्वीरें दिखाएं वो मेरे पीछे, क्योंकि ये सबसे पहले ये तस्वीरें सब कुछ बोलती है। और ये तस्वीर इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय जो नए टर्मिनल है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। और जो इसके पिलर्स देख पा रहे हैं आप, अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं, ये पिलर भी यहाँ की संस्कृति और जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और इसकी खासियत यह है कि इनके जो तकरीबन 50 से ज्यादा स्तंभ हैं उनमें आपको बांस यानी जो कि यहाँ के एक तरीके से कहें कोपू फूल है उसकी यहाँ पर आपको एक झलक मिल जाएगी, जो कि यहाँ का राज्य पुष्प कहा जाता है। जो यहाँ पर एक तरीके से कहे गेंडा होता है एक सून वाला, वो भी यहाँ पर अंदर स्थापित किया गया है, जो कि यहाँ का प्रतीक माना जाता है, प्रतीक चिन्ह है, वो भी यहाँ पर स्थापित आपको मिल जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि यहाँ की एक विशेष जो टोपी है जिसका इस्तेमाल बिहू के त्योहार में किया जाता है, महिलाएं भी पहनती हैं, पुरुष भी पहनते हैं, बांस और पत्ती का बना हुआ होता है जिसको जेपी कहा जाता है, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और इन सब चीज़ों के बीच में, क्योंकि ये देश का ऐसा पहला हवाई अड्डा होने जा रहा है जो संस्कृति को भी सहेज रहा है, जो साफ तौर पर पर्यावरण को भी संदेश यहाँ से दिया जा रहा है। और इस टर्मिनल के विस्तार के बाद कहीं ना कहीं जो कनेक्टिविटी है वो तो बढ़ेगी, रोजगार भी बढ़ेगा। रोजगार के साथ साथ वैश्विक मंच पर भी गुवाहाटी की पहचान को और मजबूत करेगा, वहां से भी कनेक्टिविटी का विस्तार होगा। सुरक्षा के भी कई इंतजाम अंदर किए गए हैं। AI टेक्नोलॉजी से लैस ये पूरा एयरपोर्ट का हिस्सा है, टर्मिनल है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। और इसकी अगर खासियत की बात करें
तो न केवल इतना ही बल्कि यहाँ पर स्वचालित सीढ़ियों के साथ साथ स्वचालित जो सामान की लैडर्स हैं वो भी वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी AI टेक्नोलॉजी से। साथ ही DG जो ऐप है उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है कि यात्री जो है वो पहले से ही अपने बोर्डिंग पास को जनरेट यहाँ पर जिससे कर पाए और फिर बाद में अंदर चेक इन करने में उनको आसानी हो जाए। तो यानी वो सारी सहूलियत जो आपको महानगरों में मिलता है वो अब आपको गुवाहाटी में मिलेगा, यानी राजधानी में मिलेगा असम की। और इतना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो पहचान है वो बिहू त्योहार से होती है, यहाँ के बागानों से होती है, और वही बागान आपको यहाँ पर खूबसूरत अंदाज में नजर आएंगे। और यहाँ पर एयरपोर्ट के अंदर भी कुछ ऐसी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जहां आसमान पर तकरीबन 1 लाख प्रजातियों 1 लाख जातियों यानी प्रजातियों का वहां पर एक कहे तो पूरी तरीके से आसमान सेटअप किया गया है, जिससे कि आपको लगेगा कि आप किसी बागान में घूम रहे हैं, किसी बगीचे में घूम रहे हैं। तो ये सारी जो खूबसूरती है वो आज यहाँ पर देखने को मिलेगी। बिल्कुल अंकित, और ये जो तस्वीरें हैं वो हम अपने दर्शकों को भी लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस एयरपोर्ट की कुछ खास तस्वीरों को साझा किया है सभी के साथ में। और वाकई ये तस्वीरें बेहद ही खूबसूरत है, अपने आप में अलौकिक भी नजर आती हैं, संस्कृति को भी सहेजे हुए हैं, और साथ ही अगर टेक्निकल टर्म के तौर पर बात करें तो कई सारी इसकी अपने आप में खासियत भी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अंकित और साथ ही निशांत, आप दोनों का तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और नया सवेरा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोवीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इसे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोवीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं। बात प्रधानमंत्री के असम दौरे को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। राज्य के लोगों का कहना है कि गुवाहाटी हवाई अड्डे के अत्याधुनिक नए टर्मिनल भवन से प्रगति के नए द्वार खुलेंगे। आपको सुनाते हैं। यहाँ का जो एयरपोर्ट लॉन्च होने वाला है, ये इधर से तो लोगों का, आम आदमी का बहुत सारा सुविधा मिल सकता है। लेकिन पहले जो मिल रहा था वो छोटा था, अभी बड़ा हो चुका है। इंटरनेशनल के लिए ज़्यादा लोग जा पा सकते हैं, यातायात करने की सुविधा हो सकता है और बहुत सारा सुविधा मिल सकती है। इधर में बहुत अच्छा लगता है, इधर से उधर लगता है जा सकते हैं हम लोग, बहुत अच्छा लगता है हम लोग। ये तो बहुत बड़ा फायदा है, इंटरनेशनल यातायात करने के लिए बहुत ज़्यादा सुविधा हो गया है हम लोग के लिए। अभी ये बनने के कारण नौकरी मिलेगा, वो सब लोग काम कर सकता है। लोगों को आने जाने में सुविधाएं होगी और फैसिलिटीज बढ़ेंगी। नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत बड़ा काम है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कल नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं इधर उद्घाटन के लिए, और ये हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट के लिए सबसे बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। और साथ ही मतलब ये जो बन रहा है इसके लिए मतलब यूथ का भी बहुत मतलब डेवलप होगा। एयरपोर्ट से बहुत लोगों को फायदा होने वाला है। ये जो एयरपोर्ट बना है ये वन ऑफ द ब्यूटीफुल एयरपोर्ट है। नॉर्थ ईस्ट नहीं, पूरे इंडिया में आप देखने वाले एक एयरपोर्ट बना है। ये हमारा खुशी की भी बात है जब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं।
तो असम के लोगों में उत्साह क्यों है वो साफ तौर पर दर्शा रहा है, क्योंकि उन्हें उम्मीद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि उनका जो ये दौरा है वो निश्चित तौर पर उनके प्रगति के द्वार खोलता हुआ नजर आएगा। रुक करते हैं मध्य प्रदेश का, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को आज मेट्रो रेल की सौगात मिलने जा रही है। भोपाल के सुभाष नगर से एम्स तक 7.4 किलोमीटर लंबे रूट पर पहले चरण में मेट्रो का संचालन शुरू हो रहा है। जी हां, आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल संदेश भी देंगे और मेट्रो के उद्घाटन के बाद कल सुबह 9 बजे से आम लोगों के लिए कमर्शियल रन भी इस मेट्रो का शुरू हो जाएगा। आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। भोपाल के लोगों का मेट्रो रेल का सपना पूरा होने जा रहा है। प्रारंभिक चरण में 7.4 किलोमीटर लंबे रूट पर ऑरेंज और ब्लू लाइन मेट्रो संचालित होगी। सुभाष नगर से एम्स तक रोजाना 17 ट्रिप संचालित होंगी। इसमें सुभाष नगर से एम्स की ओर 9 मेट्रो ट्रेनें और एम्स से सुभाष नगर की ओर 8 ट्रेनें शामिल हैं। शुरुआती दौर में सुबह 9 बजे से शुरू होकर शाम 7 बजे तक ये सेवा रहेगी। प्रत्येक मेट्रो में 3 कोच होंगे जो एक बार में 200 से लेकर 250 यात्रियों को सुविधाजनक रूप से ले जाएंगे। टिकट प्रणाली फिलहाल मैनुअल रहेगी। भोपाल का पूरा फेज 1 हम लोगों का 2 कॉरिडोर का है। ऑरेंज लाइन जो है करोन से लेके एम्स तक और ब्लू लाइन जो है भदभदा से रत्नगिरी तक। तो पूरा ये फेज 1 का जो टोटल कॉरिडोर मेट्रो का है 30.8 किलोमीटर का टोटल कॉरिडोर था, जो 2018 में पहला वायडक्ट के साथ हम लोगों का जो है टेंडर्स के साथ काम स्टार्ट हुआ है। अब हम लोगों ने जो प्रायोरिटी कॉरिडोर जो माना है सुभाष नगर से लेके एम्स तक, उसका लगभग 7.4 किलोमीटर के आसपास का है वो, और 8 स्टेशन का काम जो है वो कंप्लीट करके कमर्शियल रन के लिए हम लोग आज के डेट में तैयार है। भोपाल में मेट्रो के 8 स्टेशन में से 6 पर पार्किंग सुविधा भी चिन्हित कर ली गई है। किराया संरचना सरल रखी गई है। पहले 2 स्टेशन के लिए 20 रुपए, 3 से 5 स्टेशनों के लिए 30 रुपए, 6 से 8 स्टेशनों के लिए 40 रुपए लगेंगे। अधिकतम किराया 70 रुपए रहेगा। भविष्य में ड्राइवरलेस मेट्रो चलाने की भी योजना है, जो शहर की यातायात व्यवस्था को क्रांतिकारी रूप देगी। यह न केवल समय की बचत करेगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देगा। हम लोगों को यहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन में कम होते हुए एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाते हुए वो यूज़ करने का और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करने का जो हम लोगों का मेट्रो का है, तो उस तरीके की टेक्नोलॉजी जो है अब मेट्रोस में लगभग आ चुके हैं। और ये सभी जो मायने में ये सभी चीज़ जो है आज के डेट में बहुत भोपाल और इंदौर मेट्रो में हम लोगों के पास उपलब्ध है। स्टेशनों पर सीसीटीवी, फायर सेफ्टी और एक्सेसिबिलिटी सुनिश्चित की गई है। कार्यक्रम में केंद्रीय शहरी विकास एवं आवास मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। कभी टेम्पो और टांगों में चलने वाला भोपाल अब मेट्रो में चलने के लिए तैयार है। भोपाल में मेट्रो आ चुकी है और अब यात्रियों के लिए शुरू हो रही है। ये मेट्रो न सिर्फ भोपाल के ट्रैफिक के दबाव को कम करेगी बल्कि पर्यावरण को संतुलन रखने में भी मदद करने वाली है। भोपाल के लोगों को ये भी उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में जब ये मेट्रो का विस्तार पूरे शहर में हो जाएगा तो इससे भोपाल की यातायात व्यवस्था की तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाएगी। भोपाल से कैमरामैन गौरव निरुटकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़। तो 2047 तक विकसित राष्ट्र के जिस संकल्प को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें अहम भूमिका हो जाती है देश के अलग अलग राज्यों की। 3 अलग अलग राज्यों की तस्वीर हमने आपको बताई कि किस तरह से सर्वांगीण विकास की ओर ये राज्य आगे बढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ पर सौगात भी देने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी और इस अवसर की तस्वीरें साझा भी की हैं। बिल्कुल, आपको बता दें तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने नितिन नवीन को उनकी नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी और जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के उनके प्रयासों के लिए भी शुभकामनाएं दी हैं। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा जताया कि उनका संगठनात्मक और प्रशासनिक अनुभव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी पूंजी साबित होगा। आपको बता दें कि नवीन को हाल ही में बीजेपी की नई जिम्मेदारी दी गई है। नितिन नवीन ने भी सोशल मीडिया पर इस मुलाकात का जिक्र किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का मार्गदर्शन हमेशा उनके लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार की सिक्की कला से बनी पेंटिंग और भागलपुरी सिल्क पर मधुबनी आर्ट से बनी शॉल भेंट की। और वहीं देश में अल्पसंख्यकों की परिभाषा तय होनी चाहिए, दरअसल ये कहना है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का।
गिरिराज सिंह ने डीडी न्यूज संवाददाता राजेश राज के साथ खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि जिसकी आबादी 3% से कम हो उन्हें ही अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए। आपको सुनाते हैं। देश में अल्पसंख्यकों की परिभाषा तय होनी चाहिए, ये कहना है केंद्रीय मंत्री और फायर ब्रांड लीडर गिरिराज सिंह का, जो इस मुद्दे पर बेबाक अपनी राय रखना चाहते हैं। इसकी समीक्षा होनी चाहिए, अल्पसंख्यकों की परिभाषा तय होनी चाहिए। इसकी समीक्षा होनी चाहिए क्योंकि संविधान निर्माताओं ने केवल अल्पसंख्यक दिया है, इसकी परिभाषा नहीं दी है। और जब परिभाषा नहीं दी है तो इस पर अभी तक कोई बात नहीं हो रही है, कोई कानून नहीं बन रहा है। अब इसकी परिभाषा तय होनी चाहिए कि अल्पसंख्यक कौन, कितना %, और ये यूनिट पर भी होनी चाहिए बात कि ग्राम पंचायत होगा कि ब्लॉक पंचायत होगा कि जिला होगा या राज्य होगा कि देश होगा। और जहां 3% से नीचा हो जो भी अल्पसंख्यक, जो भी रेस, उसी को अल्पसंख्यक मानना चाहिए। अब तो भारत के अंदर में केवल बौद्ध और जैन, ये 2 ही अल्पसंख्यक की परिभाषा में आ सकते हैं। कैमरामैन विक्की के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और वहीं केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने शीतकालीन सत्र के स्थगित होने के बाद इस सत्र को संतोषजनक बताया और कहा कि विपक्ष जनता के हित की नीतियों पर चर्चा नहीं करना चाहता। हमारे सहयोगी राजेश राज ने ही संसद में ललन सिंह से खास बातचीत की है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी हमारे साथ हैं। शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया है, उस पर हम बात करेंगे। पिछला सत्र, पूरा सत्र उन्होंने बर्बाद किया। SIR इसके पहले नहीं हुआ है। कौन शासन में था? कांग्रेस पार्टी शासन में थी। लेकिन इस बार वो गांधी के नाम पर सियासत कर रहे हैं कि गांधी थे। और जहां तक गांधी की बात, गांधी के नाम पर जो उन्होंने योजना बनाई थी, इस योजना का आकलन किया है उन्होंने? सरजमीन पर मनरेगा की एक भी योजना मजदूरों को रोजगार देने वाली योजना नहीं थी। मनरेगा की योजनाएं ठेकेदारों के हित की योजना थी। जनता के हित के विषयों से आपका कोई लेना देना नहीं। बहुत शुक्रिया केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जिनका कहना है कि जनता के हितों से कोई लेना देना विपक्ष का नहीं है, लिहाजा वायु प्रदूषण पर चर्चा विपक्ष की अपनी कमजोरियों, अपनी गलतियों की वजह से नहीं हो पाया, लिस्टेड रहने के बावजूद। कैमरामैन विक्की के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। और चलिए नए असरों में आगे बढ़ते हुए अब अन्य तमाम खबरों पर का भी रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि सशस्त्र सीमा बल आज अपना 62वां स्थापना दिवस मना रहा है। जी हां, 73 वाहिनियों के साथ ये देश का प्रमुख सशस्त्र बल है। 1751 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा और 699 किलोमीटर लंबी भारत भूटान सीमा की रखवाली सशस्त्र सीमा बल की जिम्मेदारी है। सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व के स्लोगन के साथ राष्ट्र सेवा में जुटे SSB का गठन 15 मई 1963 को विशेष सेवा निकाय के रूप में किया गया था। 15 दिसंबर 2003 को इसका नाम सशस्त्र सीमा बल कर दिया गया, जबकि 20 दिसंबर 2007 को SSB अधिनियम लागू हुआ। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के सपड़ी में SSB के केंद्रीकृत प्रशिक्षण केंद्र में पूरे जोश के साथ आज स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है। स्थापना दिवस परेड इसका मुख्य आकर्षण होगा। स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। और वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार करने वाली निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है। इस याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है। ईडी ने निचली अदालत के 16 दिसंबर के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें यह माना गया था कि इस मामले में एजेंसी की शिकायत का संज्ञान लेना कानूनी रूप से अस्वीकार्य है, क्योंकि यह प्राथमिकी पर आधारित नहीं थी।
और चलिए नए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात मौसम की करते हैं, जहां उत्तर भारत में लगातार बढ़ती ठंड के साथ राजधानी दिल्ली में सुबह सवेरे कोहरे की परत आज देखी गई, तो वहीं देश के कई अन्य राज्यों में भी आज सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिसमें खासतौर पर अगर हम देखें तो बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पर भी सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से सुबह की गाड़ियों की रफ्तार धीमी रही। वहीं सुबह के समय घर से बाहर निकलने वालों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगह की ये तस्वीरें हैं। तो आज सुबह कई जगह पर घना कोहरा छाया रहा, जिससे सुबह जो लोग दफ्तर के लिए निकलते हैं उनको आने जाने में काफ़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। और इसी के साथ नया स्वरूप में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज़। MDH कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है। स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लामोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लामोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आइए अब रुक कर लेते हैं समाचार पत्रों में प्रकाशित महत्वपूर्ण खबरों का। उनसे आपको रूबरू कराते हैं कि कौन कौन सी खबरें आज महत्वपूर्ण स्थान लिए हुए हैं। पहली खबर अगर हम आपको बताएं तो ये है भारत के से जुड़ी हुई, जहां भारत से सामरिक साझेदारी मजबूत करने की बात अमेरिका की तरफ से आई है। ट्रंप ने वार्षिक रक्षा नीति विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं। और आपको इसके साथ साथ ये भी बता दें कि भारत के साथ अमेरिका की सामरिक साझेदारी को मजबूत बनाने पर जोर लगातार दिया जा रहा है। और इस विधेयक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में मुक्त वातावरण को बढ़ावा देने और इसके साथ साथ चीन से उत्पन्न चुनौती से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने का भी उल्लेख किया गया है। और इसी के साथ प्रेस रिपोर्ट में जो दूसरी महत्वपूर्ण खबर है वो है बच्चों की सेहत से जुड़ी हुई। जी हाँ, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की तरफ से एक महत्वपूर्ण पहल की गई है, जिसमें राष्ट्रीय अध्ययन उन्नति शुरू हुआ है। और इसमें अगर हम देखें तो जन्म से लेकर के 2 साल तक के बच्चों का आकलन इसमें किया जाएगा, जिसके जरिए स्वस्थ शिशु पहचान के लिए स्वदेशी मानक आधार बनाया जाएगा। खासतौर पर इस अध्ययन में अगर हम देखें तो 300 से 600 बच्चों को इसमें शामिल किया जाएगा। और इसके लिए करीब 2000 जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका नामांकन होगा। और इस अध्ययन से करीब 3.5 साल तक ये अध्ययन चलेगा। और इसमें बच्चों के विकास के आकलन के लिए वैज्ञानिक और देश उपयुक्त मानक भी मिलेंगे। खासतौर पर अगर हम देखें तो जो डॉक्टर हरीश हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि चयन के लिए तय किया गया है ऐसे परिवार को चुने जिनकी मासिक आय 2 लाख या इससे ज्यादा हो। इसके अलावा माता पिता में कोई रोग ना हो, बच्चे के विकास के लिए उचित व्यवस्था मिली हो, प्रसव के बाद बच्चा 48 घंटे से अधिक समय तक नर्सरी में ना रहा हो। इन तमाम चीजों का ध्यान रखते हुए स्वदेशी मानक आधार बनाया जाएगा। तो ये काफी खास पहल के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तो बच्चों से जुड़ी हुई खबर आपको बताई। अब हम बात करते हैं अभिभावकों से जुड़ी हुई। क्यों? क्योंकि जो रील बनाने का दौर लगातार चल रहा है वो बच्चों की रियल लाइफ को किस तरह से प्रभावित कर रहा है, वो ये एक स्टडी बता रही है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से बिहार के 40 लाख
40,08,000 अभिभावकों पर एक अध्ययन हुआ है और उसमें एक खुलासा हुआ है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ध्यान में रखते हुए बच्चों को उस रील्स में शामिल करते हुए उन पर रील बनाते हैं, उसकी वजह से बच्चों में चिड़चिड़ापन किस तरह से बढ़ता जा रहा है। हालांकि अभिभावक इसमें क्या कह रहे हैं? अभिभावकों का कहना है कि सोशल मीडिया पर जब हम अपने बच्चों पर रील बनाते हैं तो उसके लाइक ज़्यादा मिलते हैं, तो सचेत हो जाइए, लाइक की वजह से अपने बच्चों की रियल लाइफ बर्बाद मत कीजिए। और आज प्रेस रिपोर्ट में जो अगली महत्वपूर्ण खबर है वो है वेकेशन से जुड़ी। जी हाँ, अब ईयर एंड चल रहा है और ईयर एंड में सभी लोग प्लानिंग कर रहे हैं वेकेशन पर जाने की, लेकिन वेकेशन पर जाने में अगर हम देखें तो जेनजी और मिलेनियल इस समय सबसे ज्यादा आगे चल रहे हैं। और ये डाटा इस बार सामने आया है जिसमें अगर हम देखें तो अकेले घूमने वालों की संख्या में सबसे ज्यादा सोलो ट्रैवलर है जो अकेले घूमना पसंद करते हैं। और कपल्स की अगर हम बात करें तो 19.93% लोग ऐसे हैं जो कपल्स के तौर पर अपने पार्टनर के साथ वेकेशन पर जाते हैं। परिवार के साथ 12% लोग जाते हैं और साथ ही जो ग्रुप में जाते हैं ऐसे लोग हैं 4%। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा युवा जो है वो कहाँ घूमने जाते हैं, उसमें सबसे पहले नंबर 1 पर है थाईलैंड, जहां 23% से ज्यादा लोग घूमने के लिए जाते हैं। यूएई में 21% लोग जाते हैं। इसके साथ ही जॉर्जिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, उज्बेकिस्तान, यूके, सिंगापुर, ये तमाम वो जगह हैं जहां पर जेनजी और मिलेनियल घूमने के लिए जाते हैं, वेकेशंस पर खर्चा करते हैं। और खर्चे की अगर जब हम बात करते हैं तो खरीदारी में सबसे ज्यादा खर्चा करते हैं, खाने पीने में 20% के लगभग खर्चा किया जाता है, यातायात में 19% खर्च करते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी एक रिपोर्ट सामने आई है जो ये बताती है अपने आप में कि विदेश में छुट्टियां मनाने में जेनजी और मिलेनियल सबसे आगे हैं। और घूमने फिरने के शौकीन सिर्फ इंसान नहीं होते बल्कि पक्षी भी होते हैं। तो आइए उससे जुड़ी हुई एक खबर आपको बताते हैं। आपको बताएं कि 6000 किलोमीटर का सफर तय करके वापस अपने घर लौटी पैलिड हैरियर। जी हाँ, जियो टैग लगा ये पक्षी हर सर्दी में कजाकिस्तान से तिरुनेलवेली लौटता है और फिर यहाँ से वापसी करता है। इस पक्षी में क्या खासियत है आपको बताएं कि दुनिया भर में हैरियर की 16 प्रजातियां पाई जाती है और उसमें से 6 प्रजातियां ऐसी है जो भारत का रुख करती है। इसके साथ साथ पैलिड हैरियर भारत आने वाली एकमात्र हैरियर है जिसे IUCN ने संकटग्रस्त श्रेणी में रखा है और हैरियर वॉच प्रोजेक्ट के तहत इन पर अध्ययन किया जा रहा है। तो सिर्फ घूमने फिरने के शौकीन इंसान नहीं होते, पक्षी भी होते हैं और ये पक्षी भारत की सरजमी पर जब आते हैं तो इनको देखकर हमारा भी मन प्रफुल्लित होता है। तो ये थी आज की प्रेस रिपोर्ट जिसमें हमने आपको बताई अलग अलग क्षेत्रों से तमाम खबरें जो आज अखबारों में प्रमुख तौर पर छापी गई हैं। इसी के साथ चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, नए शहरों में आगे बढ़ते हैं। अब नई नई तकनीक से जुड़ी हुई खबरों पर नजर डालते हैं टेक टॉक में। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो 24 दिसंबर 2025 को अपना अगला महत्वपूर्ण मिशन LVS-3M6 लॉन्च करने जा रहा है। ये प्रक्षेपण सुबह 8:54 पर किया जाएगा। ये लॉन्च आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के सेकंड लॉन्च पैड से होगा। साथ ही आपको बता दें कि इस मिशन में भेजा जा रहा उपग्रह ब्लू वर्ल्ड 6 है जो AST स्पेस मोबाइल द्वारा विकसित किया गया एक भारी संचार उपग्रह है। इस सैटेलाइट की खास बात यह है कि ये अंतरिक्ष आधारित सेलुलर ब्रॉडबैंड नेटवर्क उपलब्ध कराएगा। इसके जरिए सीधे स्मार्टफोन से कनेक्टिविटी संभव हो पाएगी, जिससे मोबाइल नेटवर्क उन दूर दराज इलाकों तक भी पहुंचेगा जहां अभी नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। और फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको लिए चलेंगे दुनिया की सैर कराने, क्योंकि दिखाएंगे आपको दुनिया भर की खबरें। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। गुड गर्ल।
आगे सैलरी अब नए झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या? जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावर वीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब खबरें दुनिया भर से कुछ खास, जहां आपको बता दें कि बांग्लादेश में हालात एक बार फिर से खराब है। इनकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद आज यहां एक दिन का राजकीय शोक रखा गया। हादी की पिछले सप्ताह अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मारे जाने के बाद से ही हालात कल बेकाबू हो गए। ढाका सहित देश भर में फैला भारी तनाव कल जुमे की नमाज के बाद और ज्यादा बढ़ गया, और इस बीच सबसे बड़ी चुनौती शरीफ उस्मान हादी के अंतिम संस्कार को लेकर है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि उनका पार्थिव शरीर पहुंचने पर हालात और बिगड़ सकते हैं। और इस बीच बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने दावा किया है कि हालिया हिंसा और अखबारों के दफ्तरों पर हुए हमले फरवरी 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रीय चुनाव को अस्थिर करने की साजिश का हिस्सा है। इस हिंसा की शुरुआत युवा नेता और चुनाव उम्मीदवार शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद हुई। उन्हें नकाबपोश हमलावरों ने गोली मार दी थी और इसके बाद विरोध प्रदर्शन और हमले तेज हो गए। मीडिया संस्थानों को भी निशाना बनाया गया। इन पर सरकार और भारत समर्थक होने के आरोप लगे। उपद्रवियों ने चट्टगांव में भारतीय सहायक उच्चायुक्त के आवास पर पथराव भी किया था। बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा कि ये जघन्य हमले लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पटरी से उतारने और चुनाव को विफल करने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। और अगली खबर का रुख करते हैं, जहां अमेरिका ने सीरिया में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक के खिलाफ बड़े पैमाने पर जवाबी सैन्य कार्रवाई की है। अमेरिकी सेना ने मध्य सीरिया में ISIS के 70 से अधिक ठिकानों पर हवाई और जमीनी हमले किए। ये कार्रवाई हाल ही में अमेरिकी कर्मियों पर हुए हमले के जवाब में की गई। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने बताया कि इन हमलों में ISIS के लड़ाकों, हथियार ठिकानों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। इस अभियान को ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक नाम दिया गया है। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि इन हमलों को सीरियाई सरकार का पूरा समर्थन मिला है। सीरिया के विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी कर कहा कि देश ISIS के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा और उसे किसी भी हाल में सुरक्षित ठिकाना नहीं मिलने दिया जाएगा। फिलहाल की बात करें तो सीरिया में करीब 1000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और अमेरिका के नेतृत्व वाला गठबंधन ISIS के खिलाफ अभियान जारी रखे हुए है। और आइए बात करते हैं कारोबार जगत की। आपको लिए चलते हैं बिजनेस ब्रीफ की ओर। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और ओमान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगले 3 महीनों में हो सकता है लागू, और इससे भारत और ओमान के बीच ज्यादातर वस्तुओं में शून्य शुल्क के साथ व्यापार हो पाएगा। ग्रामीण विकास को मजबूती देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के ग्रामीण स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए 127.586 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। नवंबर में दोपहिया वाहनों की थोक बिक्री सालाना आधार पर 19% बढ़कर 18 लाख यूनिट्स हो गई। विदेशी मुद्रा भंडार 12 दिसंबर को समाप्त हुए सप्ताह में $1.689 बिलियन बढ़कर $686.949 बिलियन हुआ। गोल्ड रिजर्व की वैल्यू $758 मिलियन बढ़कर $107.741 बिलियन हो गई। तो ये थी खबरें बिजनेस से जुड़ी हुई, और अब रुक करते हैं खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों का स्पोर्ट्स ट्रैक में।
मुंबई में बीसीसीआई की चयन समिति की बैठक होगी। अगले साल 7 फरवरी से शुरू होने वाले आईसीसी T20 विश्व कप के लिए आज भारत क्रिकेट टीम के 15 सदस्यीय दल का ऐलान किया जाएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए भी टीम चुनी जाएगी। उप कप्तान शुभमन गिल और कप्तान सूर्यकुमार यादव की खराब फॉर्म टीम प्रबंधन के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। वहीं भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मैच की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला 30 रन से जीतकर सीरीज को 3-1 से अपने नाम कर लिया है। अहमदाबाद में खेले गए मुकाबले में जीत के लिए 232 रन का लक्ष्य रखा गया था, जिसका पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम 8 विकेट पर 201 रन बनाकर सिमट गई। भारतीय टीम ने अंडर 19 एशिया कप के खिताबी मुकाबले में प्रवेश कर लिया है। एक तरफा सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने श्रीलंका को आसानी से 8 विकेट से हरा दिया। फाइनल में भारत का सामना रविवार को पाकिस्तान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने अपने अजेय अभियान को जारी रखते हुए शुक्रवार को BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स के नॉकआउट चरण में अपनी जगह बना ली है और इस तरह सात्विक चिराग की जोड़ी सत्र के आखिरी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय पुरुष जोड़ी भी बन गई। सेमीफाइनल में आज भारतीय जोड़ी का सामना चीन के सी वांग और डब्ल्यू के लियांग की जोड़ी से होगा। मैनचेस्टर सिटी के कोच पेप ग्वार्डियोला ने इस सीजन के एंड में क्लब छोड़ने की बात को बताया बेमतलब और कहा कि इस तरह की कोई बात ही नहीं है। और खेल जगत की खबरों के बाद अब बारी है आपकी और हमारी सेहत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर की, फिटनेस मंत्र में। तो स्वस्थ जीवन कैसे संभव हो, ये सभी के लिए एक बड़ा प्रश्न होता है। रोगों से बचाव और स्वास्थ्य को बेहतर करने में उपयोगी है आयुष पद्धतियां। तो आइए समझ लेते हैं कि इन आयुष पद्धतियों में आज हम आपके लिए क्या खास तौर पर लाए हैं। स्वास्थ्य को बेहतर करने और रोगों से बचाव के लिए प्राकृतिक विकल्पों को अपनाना उपयोगी है। आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा हमारे स्वास्थ्य को बेहतर करने और रोगों से बचाव के लिए एक प्रभावशाली विकल्प है। आयुर्वेद शरीर को सही आहार और जीवन शैली के माध्यम से स्वस्थ रखना सिखाता है। आयुर्वेद एक प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति है जो न केवल रोगों का उपचार करती है बल्कि शरीर और मन के संतुलन को बनाए रखने में सहायक है। 3 तरह से चेंजेज आती है, ठंडी, गर्मी और बरसात। अगर आप आपके पूरा अवस्था को देखें, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, ये सारे इंडिकेट करती हैं त्रिदोष को। बाल्यावस्था कफ को, युवावस्था पित्त को, वृद्धावस्था वात को। उसी तरह से हमारे शरीर में भी जब हम आहार तुरंत ले लिए खाए तो एक कफ दोष बढ़ता है। जब उसका डाइजेशन का क्रम रहता है उस समय पित्त दोष बढ़ा हुआ रहता है। अंत में जब वो पूरी तरह पच जाता है तो वो वात दोष को बढ़ाता है। तो तीनों दोषों को सम अवस्था में रखना है। यही हमारे फिजियोलॉजिकल यूनिट हैं शरीर के। इन फिजियोलॉजी को हम सही रखेंगे तो हमारा बायोकेमिकल यूनिट जो है सप्त धातुएं, जिसको हम रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, सूर्य, आपका जो मसल्स है, ब्लड है, ये सारे अच्छे होंगे। और मल की क्रिया यानी जो शरीर में गंदगी बनती है, हर समय बनती रहती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी तो उसको निकालना जरूरी है। आयुर्वेद का उद्देश्य रोग का इलाज नहीं है बल्कि व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो शरीर को प्राकृतिक तत्वों जैसे जल, वायु, आकाश, अग्नि और सूर्य की किरणों के साथ आहार द्वारा उपचार करती है और स्वस्थ रखने में सहायता करती है। प्राकृतिक चिकित्सा में मेन हमारा होता है कि विजातीय द्रव्य को शरीर से बाहर निकालना है और विजातीय द्रव्यों का सबसे पहला जो माध्यम है वो हमारा पेट ही होता है। लेकिन हम पैक्ड फूड ज़्यादा खा रहे हैं, अनियमित दिनचर्या को अपना रहे हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में अगर हम हैं तो हमारे शरीर में डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो पूरी तरह से बिगड़ने लगता है और शरीर से विषों का निष्कासन पूरी तरह से नहीं हो पाता और ये विष जो है वो हमारे शरीर में संचित होना शुरू हो जाते हैं। तो एक प्राकृतिक चिकित्सक सबसे पहले इन विषयों को अलग अलग द्वारों के माध्यम से बाहर निकालता है। आपके त्वचा से पसीने के माध्यम से, जो कि हम स्टीम बाथ और मसाज के माध्यम से और फुल बेडशीट पैक के माध्यम से, हमारे पास हाइड्रो मसाज भी होती हैं और कुंजल क्रिया के द्वारा कफ को शरीर से बाहर निकाला जाता है। यदि आप भी रोगों से बचाव करना चाहते हैं और
स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और चलिए नैसरों में आगे बढ़ते हैं, जहां आपको बता दें कि डिजिटल दुनिया एक ऐसा समंदर है जहां ज्ञान के मोती भी मिलते हैं और गुमनामी के अंधेरे भी। जी हाँ, सोशल मीडिया के फिल्टर चेहरे तो चमका देते हैं, पर असलियत की सादगी अक्सर कहीं खो जाती है। कल तक जो बच्चे दादा दादी की कहानियों में परियों को ढूंढते थे, आज वो YouTube के वीडियो में अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं। और ये डिजिटल समंदर उन्हें गहराइयों तक ले तो जा रहा है, लेकिन सांस लेने के लिए असली दुनिया की ताजी हवा से काफी दूर भी कर रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। और ये फैसला केवल एक कानूनी रोक नहीं, बल्कि एक अलार्म है हम सभी के लिए। 2025 को ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड का फर्स्ट लॉ इन्होंने निकाला है फॉर बैनिंग चिल्ड्रन अंडर 16 फ्रॉम सोशल मीडिया। इसमें 16 साल के बच्चे जो छोटे हैं उनको प्रोहिबिट किया गया है फ्रॉम होल्डिंग अकाउंट्स ऑन मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। टिपिकली अभी 10 मेजर प्लेटफॉर्म्स इम्पैक्टेड हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शंस इन्होंने दिए हैं कि व्हाट्सएप पे आप मैसेंजर जो किड्स है उसके लिए आप यूज कर सकते हो। एजुकेशनल टूल्स के जो प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक गूगल क्लासरूम, उनके ऊपर आप यूज कर सकते हो। जहाँ पे बच्चे यूट्यूब वीडियोज या वो सब देखते हैं, दैट इज स्टिल एक्सक्लूडेड। इस बार बताएंगे आपको कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर दुनिया में किस तरह लगाया जा रहा है बैन। हमारे देश में भी इसको लेकर क्या है सोच सबकी, क्या कदम उठाए जा रहे हैं सरकार के भी द्वारा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सिर्फ आपको सामग्री प्रस्तुत नहीं करते या प्रोवाइड नहीं करते, ये आदतें बनाते हैं, ये आपको कंडीशन करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए लोगों की विरुद्ध किए जा रहे खराब प्रकार के कंटेंट्स को रोकने के लिए समर्थ हैं। इंटरमीडिएट गाइडलाइंस में ऑलरेडी टेक डाउन का प्रोविजन है। तो देखिए साइबर अलर्ट सिर्फ डीडी न्यूज पर। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप कर तो रहे हैं, तकनीक से जुड़ भी रहे हैं, लेकिन खास तौर पर ख्याल रखिए कि कहीं ये तकनीक आपको कहीं ठग तो नहीं रही है। और इसी के लिए बचाने के लिए हम लगातार आपके लिए लेकर आते हैं हमारा खास कार्यक्रम साइबर अलर्ट, ताकि आप रहें अलर्ट मोड में। और नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मौसम के। आपको बता देते हैं ग्राफिक के जरिए न्यूनतम और अधिकतम तापमान।
और इसी के साथ अब नया सर्रा में वक्त आ चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते हर बार की तरह आज भी आपको कुछ छोड़ के जाएंगे, कुछ खास और एकदम बेहतरीन तस्वीरों के साथ। क्यों संध्या? बिल्कुल कृतिका, और ये खास तस्वीरें हैं तमिलनाडु से, क्योंकि तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली स्थित श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर की तस्वीरें खास हैं जो रोशनी से सराबोर हैं। इस मंदिर को बैकुंठ एकादशी महोत्सव के लिए सजाया गया है। तो आप लीजिए इन खूबसूरत तस्वीरों का आनंद, कीजिए दर्शन। मुझे, मेरी सहयोगी कृतिका और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।